हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विकल्प अल्फा क्लासेस पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। इससे आपके जो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है उससे 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से पूछे जा रहे हैं, लाइफ प्रोसेस से। दोस्तों, आज की क्लास की जो सबसे खास बात है वो ये है कि इसमें हमने जितने भी क्वेश्चन लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर किताब से। क्योंकि दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो आपका रेलवे ग्रुप डी है, जो टीसीएस आपका एग्जाम करा रहा है, वो साइंस के सारे क्वेश्चन आपकी एक किताब से रख रहा है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो 9th और 10th की है। तो आज के जो जितने भी क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में रखे जा रहे हैं। तो वो सारे बच्चे जिनका एग्जाम फेज 2 और फेज 3 में है, अच्छी तरीके से पूरी क्लास को एंड तक देखना, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे दोस्तों। अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को समझना है। तो देर न करते हुए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हिंदी इंग्लिश दोनों में दोस्तों, आपको जहां से पढ़ना होगा पढ़ सकते हो, बस अच्छे से समझना है। दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉप्स इज करेक्ट, यानी स्वपोषी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। किसके बारे में पूछ रहा है? स्वपोषी के बारे में। तो पहला कथन क्या दिया है, दे साइंथिसाइज कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, यानी कि वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। तो दोस्तों, ये वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है ना। वो हमसे पूछ रहा है कौन सा गलत है, हमें गलत बताना है। तो दोस्तों, पहला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो प्लांट है वो फोटोसाइंथेसिस करता है। और फोटोसाइंथेसिस अगर आपको पता होगा तो फोटोसाइंथेसिस में जो प्लांट है वो दो चीज़ों का यूज़ करता है, किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का। और यूज़ करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड वाटर का यूज़ करता है, और किसका करता है? क्लोरोफिल का और सनलाइट का। इनका यूज़ करके अपना खाना बनाता है। इस तरीके से जो पहला ऑप्शन है दोस्तों वो तो सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, यानी जो प्लांट है वो अपना कार्बोहाइड्रेट स्टार्च की फॉर्म में सेव करता है। ये भी दोस्तों आपका ऑप्शन सही होगा, गलत नहीं होगा। क्योंकि जो प्लांट है, देखिए, जब फोटोसाइंथेसिस करता है तो जितना खाना उसे चाहिए उतना खा लेगा, और बचा हुआ अपना जो फूड है वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेगा? स्टार्च की फॉर्म में। तो दूसरा ऑप्शन भी आपका राइट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट। देखो दोस्तों, ये वाला ऑप्शन कैसा हो जाएगा आपका? गलत, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। तो दोस्तों, एब्सेंस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए? प्रेजेंस होना चाहिए। क्योंकि कार्बन जो आपका लाइट है, लाइट की प्रेजेंस में ही ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर सी होगा वो हमारा दोस्तों राइट आंसर होगा, यानी वे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करते हैं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में। तो यहाँ पर ये गलत दे रखा है, यहाँ अनुपस्थिति की जगह उपस्थिति होना चाहिए। क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर होगा वो राइट आंसर सी होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दोस्तों, दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स फूड मटेरियल, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फूड मटेरियल इज ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब, यानी हाँ, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं और उनमें ऑर्गेनिजम्स के नाम दे रखे हैं। वो हमसे पूछ रहा है कि इनमें से किस में जो फूड मटेरियल है वो बाहर टूटता है और उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म है वो उसको एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। यानी कि हिंदी में अगर हम देखें तो जीवों के निम्नलिखित में से किस समूह में खाद्य सामग्री शरीर के बाहर टूटती है और अवशोषित हो जाती है। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, ये आंसर होगा आपका यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मड। ये 3 ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी खमीर, मशरूम और ब्रेड मड। ये तीनों का जो भोजन है वो बाहर टूटता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके सिंपलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूनिसेलुलर हैं, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती है इनकी बॉडी, इसकी वजह से इनका खाना है वो बाहर टूटता है, और बाहर टूटने के बाद तब इनकी बॉडी में एंटर करता है। इस वजह से जो आपका ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर हुआ? तो यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मड ऐसे ऑर्गेनिजम है जिनका फूड मटेरियल बाहर ही टूट जाता है, उसके बाद इनकी बॉडी में एब्जॉर्ब होता है। क्लियर हुआ? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, सही कथन का चयन करें। पहला दिया है, हेटरोट्रॉप डू नॉट साइंथेसाइज देयर ऑन फूड, हेटरोट्रॉप डू नॉट साइंथेसाइज देयर ऑन फूड, यानी हेटरोट्रॉप अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं। दूसरा ऑप्शन है, हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। तीसरा ऑप्शन है, हेटरोट्रॉप्स साइंथेसाइज देयर ऑन फूड। चौथा ऑप्शन है, हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल ऑफ कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? पूछ रहा है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखिए, अगर हम बी को देखें तो हेटरोट्रॉप्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जो विषम पोषी हैं वो प्रकाश संश्लेषण से अपना खाना कभी नहीं बनाते हैं, वो दूसरों पर डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए। सी ऑप्शन देखो, हेटरोट्रॉप्स साइंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये भी गलत होता है, क्योंकि हेटरोट्रॉप्स दूसरों पर डिपेंड होते हैं। देखो, हेटरोट्रॉप हम लोग आते हैं तो हम लोग अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, हम दूसरे पे डिपेंड होते हैं। उसके बाद डी ऑप्शन देखो, यानी कि सी वाला भी गलत है आपका। हेटरोट्रॉप्स आर कैपेबल कन्वर्टिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू कार्बोहाइड्रेट, वो कह रहा है कि जो हेटरोट्रॉप है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का उपयोग कर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो दोस्तों, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ नहीं करते हैं, हम किसका यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन का। तो इस तरीके से बी कट गया, सी कट गया, डी कट गया। तो दोस्तों, क्या बचा वो ऑप्शन आपका? तो ऑप्शन नंबर ए बचा। तो हेटरोट्रॉप डू नॉट साइंथेसाइज देयर ऑन फूड, ये हमारा कैसा हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों ए। क्लियर हुआ? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ।
दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मैं करा रहा हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके मैंने लिए हैं एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से, तो अच्छे से एक क्वेश्चन समझना है। सारे क्वेश्चन आपके यहीं से बन रहे हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम की जो लिंक है वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। जो टेलीग्राम की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, यानी मानव आहार नाल में भागों का जो सही क्रम है वो हमसे पूछ रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये पूछा जा चुका है आपके फेज 1 में, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है। सबसे पहला ऑप्शन देखो, सबसे पहले बोला है माउथ, माउथ के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ओएसोफेगस, फिर लार्ज इंटेस्टाइन। तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि हमारा जो माउथ है, माउथ के बाद क्या आता है? ओएसोफेगस आता है, जो हमारा फूड पाइप होता है, ठीक है ना। क्या होता है? फूड पाइप। तो कहने का मतलब है माउथ के बाद ओएसोफेगस आना चाहिए। यहाँ स्टोमक आ रहा है, ये भी गलत हो गया। यहाँ स्टोमक आ रहा है, ये भी गलत हो गया। तो बी और डी में से कोई होगा। तो माउथ, माउथ के बाद ओएसोफेगस, ओएसोफेगस के बाद स्टोमक, स्टोमक के बाद दोस्तों देखो यहाँ पे क्या दे दिया? लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत। जबकि बड़ी आंत नहीं आती है, पहले क्या आती है? छोटी आंत आती है। तो ऑप्शन बी भी कट गया। तो बचा कौन सा? ऑप्शन डी, माउथ। माउथ के बाद मिलेगा ओएसोफेगस, उसके बाद स्टोमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, यानी कि मुंह, मुंह के बाद ओएसोफेगस, फिर पेट आता है, फिर छोटी आंत आती है, फिर बड़ी आंत आती है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन हमारा सही माना जाएगा वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा। क्लियर हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इससे एक नया क्वेश्चन आपका पूछे जा रहा है। जो आपका आहार नली है उससे कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए दिया है, इफ सेलेवरी एमाइलेज इज लैकिंग इन द सेलेवा विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड। यदि लार में लार एमाइलेज की कमी हो तो मुख गुहाओं में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होगी? बताइए आंसर। वही कह रहा है कि हमारे मुंह में जो लार एमाइलेज है उसकी कमी हो जाए, यानी सेलेवरी एमाइलेज कमी हो जाए, जिसकी वजह से सेलेवा कम निकले, यानी हमारी लार कम निकले। तो बताइए माउथ कैविटी में क्या हमें देखने को मिलेगा? तो देखो सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। सेलेवा है, सेलेवा का काम क्या होता है? लार का हमारे शरीर में काम क्या होता है? तो लार जो होता है वो आपका जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज को क्या करता है दोस्तों? ये जो सलाइवा है, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है। किस में कन्वर्ट करता है बताइए? जो सलाइवा है वो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है? तो आपको याद रखना है, जो सलाइवा है ये ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है शुगर में। किस में कर देता है? शुगर में कन्वर्ट करता है। ये फंक्शन होता है सलाइवा का। तो पहला ऑप्शन दिया है प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, तो प्रोटीन तो हमारे मुंह में कभी डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक है ना। दूसरा फैट्स ब्रोकन डाउन, तो फैट भी हमारे मुंह में वो नहीं होता है। तीसरा एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, ये भी नहीं होता है। तो क्या अफेक्टेड होगा दोस्तों? स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। ये प्रोसेस क्या हो जाएगी दोस्तों? खत्म हो जाएगी अगर हमारे मुंह में सलाइवा सीक्रेट होना बंद हो गया, या फिर सलाइवा जो है वो उसका निकलना कम हो गया। तो क्या होगा? स्टार्च है वो शुगर में नहीं टूटेगा दोस्तों, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। स्टार्च शर्करा में टूट रहा है, ये हमारी जो क्रिया है ये इससे प्रभावित होगी। क्लियर हुआ? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक इज प्रोटेक्टेड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चूज द करेक्ट वन। यानी पेट की अंदरूनी परत हाइड्रोक्लोरिक एसिड से निम्नलिखित किसके द्वारा सुरक्षित रहती है? तो दोस्तों आप याद रखना है, हमारे पेट में जो स्टोमक है एक जूस सीक्रेट करता है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एसीएल पाया जाता है, एक आपका म्यूकस पाया जाता है, और एक आपका क्या पाया जाता है? पेप्सिन, ठीक है ना। ये 3 एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है। तो वही कह रहा है कि अगर ये एसीएल सीक्रेट होता है तो इससे हमारा स्टोमक जले ना, इसको कौन प्रोटेक्ट करता है? तो बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। जो म्यूकस है दोस्तों, यानी जो बलगम है, वो हमारे पेट को या फिर हमारे स्टोमक को सुरक्षित रखता है। किससे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। क्लियर हुआ? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल्स रिसीव बाइल फ्रॉम लिवर। लिवर से आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? तो बताइए जो लिवर से जो बाइल जूस आता है वो कहाँ आता है? ओसोफेगस में आता है, या लार्ज इंटेस्टाइन में, या स्मॉल इंटेस्टाइन में, या स्टोमक में? दोस्तों बिल्कुल इजी है। अगर आपने आहार नाल के बारे में पढ़ा होगा तो हमारे लिवर से जो बाइल जूस निकलता है वो कहाँ पहुँचता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी जो छोटी आंत है उसमें पहुँचता है। क्या जो आपका यकृत से पित्त प्राप्त होता है, इसे पित्त रस कहा जाता है, वो हमें कहाँ प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है छोटी आंत में। क्लियर हुआ? तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है? अ फ्यू ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन वर एडेड टू रिसीव राइस वाटर, द सॉल्यूशन टर्न ब्लू ब्लैक इन कलर, दिस इंडिकेट द राइस वाटर कंटेंट। देखो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके फेज 1 में पूछा गया है, बिल्कुल सेम यही ऑप्शन थे। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो फेज 1 का आप रिव्यू देखना, आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से रेलवे क्वेश्चन दे रहा है, ये आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। हिंदी में पढ़े तो चावल के पानी में आयोडीन के घोल की कुछ बूंदें मिलाई गई हैं, घोल का रंग नीला काला हो गया। यह इंगित करता है कि चावल के पानी में क्या होता है? चावल के पानी में दोस्तों होता है स्टार्च। चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च होता है, क्योंकि स्टार्च ही है वो आयोडीन की। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आपसे ये पूछा गया, अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि स्टार्च है वो आयोडीन की प्रेजेंस में कैसा कलर दिखाता है? तो स्टार्च जो होता है वो आयोडीन की प्रेजेंस में नीला काला कलर दिखाता है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यानी आपको कैसे स्टार्च होता है, जैसे आपका फ्रूट हो गया, फ्रूट में स्टार्च होता है, तो स्टार्च में पत्ती होती है, पत्ती में स्टार्च होता है, ठीक है ना। उसमें अगर आप आयोडीन डालोगे तो वहाँ उसका जो कलर है वो कैसा हो जाएगा? नीला काला। तो हमसे ये पूछ रहा है कलर नीला काला हो गया, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पानी में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च, ठीक है ना। जो आपका राइस होता है, राइस में पानी में क्या प्रेजेंट है? स्टार्च
5, तो ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इन विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फूड इज़ फाइनली डाइजेस्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे जो आहार नली है उसमें किस भाग में हमारा भोजन पूर्ण रूप से पचता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। जो हमारी छोटी आंत है उसमें पूरी तरीके से जो भोजन है उसका डाइजेशन होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, बताओ स्टार्ट कहाँ से होता है खाने का पचना? तो जो स्टार्ट होता है वो हमारे माउथ से ही हो जाता है दोस्तों, ठीक है ना। खाने का डाइजेस्ट होना माउथ से स्टार्ट हो जाता है और खत्म कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, चूज द फंक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन बताना है, क्या होता है। दिया है यहाँ पर ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों लाइपेज कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं करता है, याद रखना है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट एमल्सिफाइड फैट है, ये भी गलत है क्योंकि ट्रिप्सिन एमल्सिफाइड फैट का डाइजेशन नहीं करता है। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैस्ट, ये भी गलत है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज एमल्सिफाइड फैट, ये ऑप्शन आपका दोस्तों क्लियर हो जाएगा, राइट आंसर होगा। जो ट्रिप्सिन होता है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है और जो लाइपेज होता है वो फैट को एमल्सिफाई करता है। ये काम होता है किसका? अग्नाशयी रस का। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन नंबर डी ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है व्हेन एयर इज ब्लोन फ्रॉम माउथ इनटू अ टेस्ट ट्यूब कॉन्टेनिंग लाइम वाटर। जब हम अपने मुंह से एयर है वो लाइम वाटर में अगर हम पास कराएं तो लाइम वाटर मिल्की हो गया, किसकी वजह से? जब चूने के पानी वाले प्रगनली में मुंह से हवा भरी जाती है तो चूने की पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हो जाता है? तो बिल्कुल इजी है दोस्तों। हमारे मुंह से जब हवा निकल रही है तो हमारे मुंह से कौन सी हवा निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड की गैस की प्रेजेंस में जो आपका चूने का पानी होता है वो उसका कलर कैसा हो जाता है? दूधिया या फिर क्या कैसा हो जाता है? मिल्की कलर। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में जो आपका लाइम वाटर है वो चेंज हो जाएगा मिल्की में, ठीक है। क्लियर हुआ? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दिया है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एनएरोबिक रिएक्शन इन ईस्ट। एनएरोबिक रिएक्शन की हमें करेक्ट बताना कौन सी है, ठीक है ना। यानी कि ईस्ट की अवायवीय अभिक्रिया का सही क्रम बताना है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये मिस है, जैसे यहाँ पे दिया है कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म, यहाँ पे आप इंग्लिश में लिख लेना साइटोप्लाज्म और यहाँ पर क्या लिख लेना? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सब में ये टाइप होना रह गया है, तो हिंदी में मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। तो देखिए वो पूछ रहा है कि अनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। तो देखो अनएरोबिक रेस्पिरेशन में चाहे एरोबिक हो या अनएरोबिक हो, यहाँ तक तो सेम होता है। ग्लूकोज किस में चेंज होता है? पायरुवेट में। और कहाँ पर चेंज होता है? कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना है, सब में सेम होता है। उसके बाद जो पायरुवेट है ये पायरुविक एसिड में टूटता है, ठीक है ना। जो पायरुवेट होता है वो किस में टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटता है। बट यहाँ पर दोस्तों वो हमसे बात किसकी कर रहा है? एनएरोबिक रेस्पिरेशन की कर रहा है। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में किस में टूटता है? तो इथेनॉल में टूटता है। किस में टूटता है? इथेनॉल में टूटता है, ठीक है ना। तो इथेनॉल यहाँ पर है और इथेनॉल यहाँ पर है। कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, बट वो यहाँ से पूछ रहा है कि बताइए कहाँ टूटेगा? माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। तो आप याद रखना माइटोकॉन्ड्रिया तब होता है जब यहाँ पर एरोबिक होता, कोशिका द्रव्य होगा क्योंकि यहाँ पर क्या है? अनएरोबिक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही माना जाएगा दोस्तों। ग्लूकोज कोशिका द्रव्य में पायरुवेट में टूट जाएगा और पायरुवेट से इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है किसमें? कोशिका द्रव्य में, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर अगर हम इसका कहें कौन सा राइट आंसर होगा तो आपका देखना ऑप्शन नंबर डी इसका है जो है वो करेक्ट आंसर माना जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट एप्रोप्रिएट फॉर एरोबिक। अब आ गया आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है ना। तो एरोबिक में देखिए ग्लूकोज है, पायरुवेट में टूट गया किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। और पायरुवेट से कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना और क्या बना? एनर्जी बना। दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूट गया। अब देखो ये पहला ऑप्शन गलत है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है पहला स्टेप। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में टूटा सही है, पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया में टूटा, एनर्जी मिली, ये दोस्तों कैसा हो जाएगा? आपका सही माना जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ये तो गलत है, पायरुवेट प्लस एनर्जी नहीं बनती, पायरुवेट प्लस एनर्जी नहीं बनती। तो ऑप्शन नंबर बी जो दोस्तों होगा वो आपका होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो देखो दोस्तों 14 में क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ये देखो दोस्तों इंग्लिश में है तो आपको अच्छे समझना है। ड्यूरिंग inhalation ribs move inward and diaphragm is raised. In alveoli exchange of gases take place. Oxygen from alveolar air diffuses into the blood and carbon dioxide diffuses blood into alveolar air. ये भी सही है दोस्तों। Hemoglobin has greater affinity of carbon dioxide than oxygen. ये आपका गलत हो जाएगा दोस्तों। एल्वोली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चौथा भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो आप देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा राइट होगा, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर डी है चौथा और दूसरा सही है और कौन सा सही है? चौथा सही है, बाकी पहला और तीसरा इसमें गलत माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुआ? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एयर पासिस ड्यूरिंग इनहेलिटेशन। अंत श्वसन के दौरान वायु मार्ग का सही क्रम कौन सा है? तो सबसे पहले आता है नसल पैसेज। सबसे पहले क्या आएगा दोस्तों? नसल पैसेज आएगा, फिर आएगा ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद क्या आता है? फायरिंग्स, फायरिंग्स के बाद क्या आता है? लायरिंग्स, और लायरिंग्स के बाद क्या आ जाएगा? एल्वोली, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा राइट ऑप्शन कौन सा होगा? बी। सबसे पहले नसल पैसेज, ठीक है ना। नसल पैसेज के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद फायरिंग्स, सॉरी गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, इसका होगा ऑप्शन नंबर
डी, नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल से फायरिंग्स, फिर लायरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर एल्वोली। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि नसल पैसेज के बाद ट्रैकिया नहीं आता है, नसल पैसेज के बाद फायरिंग्स आता है, फिर लायरिंग्स आता है, उसके बाद आता है ट्रैकिया। तो क्लियर हुआ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, यानी कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान कहाँ पर होता है, तो आपको याद रखना है एल्वोली ऑफ लंग्स। लंग्स में जो एल्वोली पाई जाती है उनके अंदर जो गैस का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। क्लियर हुआ, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ना कि सी, ये सही नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट माना जाएगा, ठीक है। तो एल्वोली ऑफ लंग्स या फेफड़ों की एल्वोली, ये आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ये छोटा है, हिंदी में अच्छे से देखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट हार्ट, हार्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, तो गलत हो गया। लेफ्ट आर्टरियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट से नहीं आता है, कहाँ से आता है, लंग्स से, तो पहला ऑप्शन गलत। लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, वाइल राइट वेंट्रिकल पंप्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स है। तो ये वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, एकदम सही माना जाएगा, ठीक है ना। जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो आपका डिफरेंट बॉडी पार्ट में पंप करता है, और राइट वेंट्रिकल डिफरेंट लंग्स में लंग्स में पंप करता है। लेफ्ट आर्ट्रियम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल विच सेंड ए डिफरेंट बॉडी पार्ट, लेफ्ट से राइट का कोई संबंध ही नहीं है। राइट आर्ट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल लेफ्ट आर्ट्रियम पंप से, ये भी आपका सही। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा और चौथा है वो आपका सही माना जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ, तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है, विच प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, हमारे हार्ट में संकुचन के दौरान हृदय के अंदर रक्त के प्रवाह को कौन रोकता है, तो हमारे दिल में क्या पाए जाते हैं, वॉल्व, दिल में गेट पाए जाते हैं, वॉल्व्स इन हार्ट, ये बैक फ्लो को रोकता है हमारे दिल के अंदर, ठीक है ना, ब्लड के बैक फ्लो को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। दिया है कि सिंगल सर्कुलेशन डेट इज ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस, यानी ये चार ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, तो दोस्तों हिप्पोकैमस, एक्सोटियस और एनोबस, यानी बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा, इनमें आपका सिंगल सर्कुलेशन चलता है। क्लियर हुआ, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। इसमें देखिए दिया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डिफरेंट बॉडी पार्ट, इनमें से किसमें हार्ट है वो हार्ट नहीं होता है, एक तरीके से ये समझ लीजिए। तो आपको याद रखना है, एम्फीबियन में हार्ट होता है, रेप्टाइल में हार्ट होता है, इन सब में हार्ट होता है, पीसीज ओनली, यानी केवल मीन में आपका हार्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। दोस्तों ये थे आज के टॉप 20 क्वेश्चन जो कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिए थे। आशा करते हैं आपको सारे समझ में आए होंगे, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों। अब अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को दोस्त सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर कर देना इसको, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें दोस्तों। पीडीएफ के लिए मैंने आपको पहले ही बताया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको आगे भी और भी क्लास चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।